जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज से 58 बरस कबल मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखने वाली एक ऐसी कुव्वत जो कि हमसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन क्योंकि मामला उस वक्त ये था कि हमारी जोग्राफियाई सरहदों की तरफ मैली निगाह डाली गई थी। हमने ये देखा कि एक छोटी फ़ौज, एक कम वसाइल वाला मुल्क, लेकिन हमने वो आंखें जो हमारे मुल्क की तरफ उठी थी उन्हें फोड़ दिया था। अगर हम आज बात करें, बहुत सारे बरस बीत गए हैं उस मामले को। 65 की जंग की बात करें तो शायद हम उस जंग के फाते करार पाए। ये भी लगा ऑन द फेस ऑफ इट कि वो जंग जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो कड़वा सच है वो ये है कि वो जंग जारी है। शायद उसकी शक्ल जो है वो बदल गई है, उसका जो वो डायनामिक्स है वो शायद थोड़े स्प्रेड हो गए हैं, लेकिन जंग बहरहाल जारी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, अगर हम पाकिस्तान की मईशत की बात करें, पाकिस्तान के माशरत की बात करें, पाकिस्तान की सकाफत की बात करें, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात करें, हर फ्रंट पर ही दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि शायद जंग का मैदान जो है वो सजा हुआ है। क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे, कुछ आज के इस प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जहां पर यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारकबाद देने का दिन है, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करने का दिन है, वहीं पर कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन भी है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ अपने गिरदो पेश के ऊपर भी नज़र जो है वो इंसान को रखनी चाहिए, उससे आप बेखबर नहीं हो सकते। और अभी हाल ही में हमने देखा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा और ईस्टर्न फ्रंट है, हमें दोनों से ही खतरात का सामना है। बिलखुसूस अगर बात कर ली जाए भारत के हवाले से, भारत में जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ की जो स्टेट है कर्नाटका, वहाँ पर लोकसभा के लिए होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब वहाँ पर कोई जीते कोई हारे, इससे हमारा कोई ताल्लुक ना है ना होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार के वहाँ पर होते हुए अब हम फिर से देख रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान मामला जो है उनको फ्लेयर अप करने की कोशिश की जा रही है, एंटी इस्लाम जो सेंटिमेंट्स हैं उनको फ्लेयर अप करने की कोशिश की जा रही है। और इसी में हम ये भी देख रहे हैं कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के आइंदा रियासती इंतखाबात का भी उनको सामना है और उसके अंदर भी बीजेपी की सूरत हाल कोई बहुत मजबूत जो उनकी सिचुएशन है वो नज़र नहीं आती। खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मिजोरम की बात करें तो वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अगर हम देखें इसी सारे सिनारियों के अंदर, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मामलात हैं वो हम देखने कशीदगी का शिकार हो रहे हैं। वायलेशन सीज फायर मायदे की बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये खतरा मंडलाता हुआ नजर आता है कि कहीं किसी किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि इसी तरह का पैटर्न हुआ करता है। एट द सेम टाइम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले की भी। आज भी तोरखम में एक इंसिडेंट जो वहाँ पे तजारती गुजरगाह है, एक छोटा सा इंसिडेंट, उसकी वजह से ट्रिगर हुआ मामला, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, 2 लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। तो ये जो मामलात हैं विज़ावी अफगानिस्तान, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है उनकी बड़ी गहरी निगाह है इन सभी इशूज़ के ऊपर। व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अफेयर्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि ही इज़ क्वाइट एन अथॉरिटी। हमें ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं आपसे प्रोग्राम से पहले भी बात कर रही थी कि बहुत मल्टीपल फ्रंट्स पे हमें बहुत सारी लड़ाइयों का सामना है सर। सबसे पहले तो ये जो आज अफगानिस्तान वाला मामला, अगर इसी पर मैं आपसे पहले कमेंट ले लूँ, तोरखम बॉर्डर फायरिंग की जो इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस वक्त जो रिलेशनशिप है, कैसे सर उसको देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात है तो ये आज कोई नई बात नहीं है। काफ़ी अरसे से हमारे ताल्लुकात में खिंचाव सा तो है, लेकिन हमारी ये तवक्को थी कि जब तालिबान अगर हुकूमत में आते हैं या कोई और भी ब्रॉड बेस सेटअप बनता है तो उससे कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हामिद कारज़ाई के ज़माने में और अशरफ गनी के ज़माने में भारत को बहुत स्पेस वहाँ मिली। यहाँ तक कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी उनकी डायरेक्टरेट थी, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट, वहाँ भारत की रॉ ने बहुत इन्वेस्ट किया और काफ़ी हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। आप टीटीपी से लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, मास्टर माइंड हैं, वो सारी जो फंडिंग है वो सारी भारत से आती रही है। तो हमारा ख्याल तो यही था और उम्मीद यही थी कि अगर बिलफर्ज महाल तालिबान आ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है। ये अलग बात है कि कुछ शायद दोनों अतराफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। तालिबान का ये ख्याल था कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान उनको फौरी तौर पे तस्लीम कर लेंगे। हमारे लिए शायद मुमकिन नहीं था, हम अकेले इस दफ़ा खड़ा नहीं होना चाहते थे,
1996 में जब तालिबान आए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को उस वक्त तस्लीम कर लिया था। लेकिन इस वक्त ज़रा हमारे लिए हालात मुश्किल थे। फिर वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी मामला था, तो हमारे लिए अकेला तालिबान को तस्लीम करना मुश्किल था। और यही मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह बनी फिर, क्योंकि टीटीपी ने जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनकी इमारत को भी तस्लीम कर लिया। तो एक लिहाज से टीटीपी के ख़िलाफ़ तालिबान का थोड़ा सा जो रवैया रहा वो हमारे पर्सपेक्टिव से एक लिहाज से उनको इनकरेज करता रहा कि वो पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते रहे। इसी पर्सपेक्टिव में आपको इंटरप्ट करें, इसी पर्सपेक्टिव में फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हालात बेहतर हुए भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं, ये जो सिचुएशन एग्रीवेट होती है वो इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, एक बात। दूसरा, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की एक स्पेशल कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसने ये कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चार्ज संभालने के बाद पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स के अंदर, इफ आई एम नॉट कोटिंग द फिगर रॉन्ग, तो शायद 52% का इंक्रीज हुआ है। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो मतलब ये कि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है। जब वहां पे गवर्नमेंट आई तो हालात यहाँ पे बेहतर नहीं हुए, हमारे लिए तो चैलेंजेस बढ़ गए सर। देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है ना, ये भी याद रखना चाहिए कि तमाम दहशतगर्दी के जो वाक़यात पाकिस्तान में हैं होते हैं वो टीटीपी नहीं करवाती। उसमें और भी बहुत सी दहशतगर्दी तंजीमें हैं। मिसाल के तौर पर ISK जो खुरासान वाली है वो बहुत एक्टिव हुए हैं, और उनका आप जानते हैं कि तालिबान के साथ बहुत एक मसला है। तालिबान उनको वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आए, फिर टीटीपी ने उससे फ़ायदा भी उठाया। कुछ टीटीपी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, तो टीटीपी के कुछ लोगों ने ISK ISS को ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा गंभीर सा मसला हमारे लिए अब हो गया है। मेरा अपना एहसास ये है कि इस मामले को पब्लिक डोमेन में हल करने की बजाय हमें एक सीरियस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वीज़ावी काबुल। और जब तक हम ये बिहाइंड द सीन्स एफर्ट नहीं करेंगे एफर्ट्स, और पब्लिकली हम थ्रेट करेंगे या इस किस्म की धमके आमेज लहजे में बात करेंगे, तो शायद वो कॉन्डिसेंडिंग लगता है अफगान को, ख़ास तौर पे तालिबान को, जिनकी एक जद्दोजहद है पिछले कई 20 सालों से। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत है, रादर के पब्लिकली हम डिप्लोमेसी कंडक्ट। बिल्कुल ठीक है, टीटीपी इज नॉट द ओनली फैक्टर एंड आई एग्री विद दैट, बट इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, या जो मेजर हमारे यहाँ पे कोई मसला होता है शायद हमें वहीं से उसका सामना करना पड़ता है। रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कुछ सख्त ही स्टेटमेंट दी थी जब उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान सरजमीन को के इस्तेमाल को रोका जाए हमारे खिलाफ, हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो आई एम श्योर कि किसी किस्म का ऐसा पैटर्न देखने में आया है कि ये स्टेटमेंट देने की नौबत जो है वो बात यहाँ तक पहुंची। टीटीपी के साथ सर डील करने का क्या तरीका है? बेशुमार अमन मुआहिदे उनके साथ आप सब जानते हैं पिछले 2 सालों के अंदर भी किए गए, उनको बार बार वायलेट किया गया। हाउ आर वी सपोज्ड टू डील विद देम? मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है कि दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते अनलेस के वो सरेंडर करें, फुली कैपिचुलेट करें और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो भी हमने माजी में भी जो टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, मुज़ाकरात करने की कोशिश की, वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। हमें इसको ज़रा तालिबान के साथ जो काबुल के हैं उनके साथ मिलकर टैक्टफुली, क्योंकि देखिए वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अपना अमीर मानते हैं, और थोड़ा बहुत हमें इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए रादर देन कि हम एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। वो शायद इस वक्त के हालात में मुनासिब नहीं है। हमारे अंदर ही बहुत कमज़ोरियाँ हैं, आप जानती हैं, जिसने आपने बिल्कुल बजा फरमाया, पाकिस्तान बहुत फ्रंट पे लड़ रहा है। हमारी इकॉनमी की सूरत हाल, फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल, तो एक फैक्टर नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एस्ट्यूट तरीके से, बहुत निम्बलनेस के साथ मामलात को तय करना है, रादर देन कि हम ये कहना शुरू कर दें कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे नहीं है, इनमें बहुत फ़र्क है। भारत तो हमारा असली दुश्मन है, उससे तो हम कोई खैर की तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन वेस्टर्न, जहाँ तक अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे अभी भी एक गुडविल पाकिस्तान के लिए मौजूद है। तो हमें उस गुडविल को वेस्ट नहीं करना चाहिए या भारत के साथ तकाबुल नहीं करना चाहिए। इस किस्म की गलतियां जो हम पब्लिक में डोमेन में करते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एक इशू ये अफगानिस्तान पे बात करके भारत की तरफ जाते हैं। ये जो ड्यूरेंट लाइन वाला मामला है, अफगानिस्तान का भी इसरार कि ये तो एक लाइन है, हमारा ये कहना है कि इंटरनेशनल हर कानून के तहत ये एक बॉर्डर है, ये भी एक तनाज़ा है। और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द प्रॉब्ली, आपको नहीं लगता कि जो एक सार पॉइंट अगर हम कहें जो मेजर एक इशू है, वन ऑफ ये भी उन मामलात में से एक है जो फिगर आउट करता है इसको कैसे, इस मसले के ऊपर भी जैसे आप कह रहे हैं कि हमें डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है, इस मसले को कैसे टेकअप किया जाए?
देखिए, ये मसला तो हल नहीं होने वाला, ये पिछले 75 सालों से चल रहा है, तो अभी ये तवक्को हम नहीं रख सकते कि ये मसला हल हो जाएगा। हाँ। तो इसको बैक बर्नर पे डाल देना चाहिए। कोई अफगानिस्तान की हुकूमत भी, कोई तालिबान की हुकूमत भी तो आपसे ये नहीं कहती कि जी आप इसको ड्यूरेंट लाइन ही कहें, या उन्होंने कोई, तो इसलिए इस मसले पे कोई बात करनी ही नहीं चाहिए हमें। पूरी दुनिया इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानती है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमने अपनी फेंसिंग भी कर रखी है, जो हम काम करना चाहते हैं हम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये ड्यूरेंट लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई इशू है पाकिस्तान या काबुल के दरमियान। ये और इश्यूज हैं जिन पे हमें अपनी तवज्जो रखनी है, रादर दिन कि हम उस इशू पे अपना वक्त ज़ाय करें, जो कि मेरी नज़र में फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, क्योंकि तालिबान ने इस किस्म की कोई बात हमारे साथ साथ नहीं की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, भारत के हवाले से बात करें, चांद पर पहुंच गए सर वो, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए उनको फिर भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव क्यों रिक्वायर्ड होता है? थोड़ा सा इस पे पहले आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद जो कुछ एक दो वहाँ की अभी इस वक्त की सूरत हाल के सवाल आते हैं उनकी तरफ भी जाते हैं। नहीं, वो बड़ा क्लियर है, उनको ज़रूरत, क्योंकि उनकी अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, और पाकिस्तान अभी भी उनके लिए बड़ा रेलिवेंट है उनकी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए। और ख़ास तौर पे बीजेपी ने तो इस पर महारत हासिल कर ली है कि किस तरह एंटी पाकिस्तान रेटरिक को बढ़ाया जाए इलेक्शंस के करीब, और किस तरह एंटी कश्मीर जो मामलात हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि जो काउ बेल्ट है, उनकी हिंदी बेल्ट है, ख़ास तौर पे नॉर्थ वेस्ट में, वहां से जो हिंदू वोट है वो उनको मिल जाए। और उनको 37 से 40% वोट चाहिए होता है, टोटल जो कास्ट होता है वोट। और हमने 2014 में भी यही सिनेरियो देखा, फिर 2019 में भी हमने यही देखा कि किस तरह भारत ने जो कुछ किया, और उससे एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। फिर एडिशनली मैं समझता हूँ कि बीजेपी आरएसएस का एक खास वर्ल्ड व्यू है वीज़ा वी पाकिस्तान या ये भारत अखंड के हवाले से, तो वो भी बीच में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जिसने आपने कहा ना कि डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं या वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब, तो अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखना, एक होलिस्टिक पिक्चर सामने रखकर अपनी पॉलिसी को कंडक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे लिए इसलिए ये बात शायद थोड़ी सी अनबिलीवेबल होती है या अनथिंकेबल होती है कि हमारे लिए भारत इलेक्टोरल मसला नहीं है, इंतखाबी कोई इशू नहीं है, लेकिन भारत के लिए हम बहुत बड़ा इंतखाबी इशू है। और सर, जब भी सूरत हाल इंतखाबात की तरफ जाती है, हम देखते हैं कि किसी किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या नैरेटिव को जो है वो हाइप अप करने की वहाँ पर एक अटेम्प्ट, एक कोशिश, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात के सिलसिले का आगाज़, ये सारा कुछ वहाँ पर होता आया है। इस तरह की किसी कोई खदशा इस वक्त आपके जहन में, कोई शक, कोई परेशानी आपको है? मुझे बहुत परेशानी है, और मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए ना, वहाँ पे G20 समिट हो रही है अगले हफ्ते, इस हफ्ते के आखिर में, उसके बाद फिर वहाँ वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो इस साल मुझे नहीं लगता, लेकिन वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड कि फरवरी के महीने में अगले साल कोई ना कोई इस किस्म का वाक़या हो, जिस तरह पुलवामा का हुआ, फिर बालाकोट का ड्रामा रचाया गया। तो उस किस्म का डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि बीजेपी को अब चैलेंज तो है, क्योंकि तमाम अपोजिशन पार्टीज इंडिया के नाम से यकजा हो गई हैं, और एक काफ़ी कर्नाटक में काफ़ी टफ टाइम मिला है। और अभी जब देखते हैं कि राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जितनी भी 5 स्टेट्स में इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ क्या होता है, तो एक अपोजिशन जब इकट्ठी हो जाएगी तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि इस किस्म का कोई काम करे, और ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल में। और अभी भी आप देखिए जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन को हवा देने की भारत ने कोशिश की, और बड़े अरसे से भारत इन मामलात में इन्वेस्ट तो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए, और किसी भी भारत की इस मज़लूम कोई भी ऐसा काम हो तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए हमें रहना चाहिए। जिस हमने बालाकोट की बात किया, हाँ। और वो बड़ी हमारी कामयाबी थी। बिल्कुल, अभी आप फरवरी का कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में यही आया कि पिछला फरवरी अगर उनको भूल गया है तो शायद वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यही बात है कि सिचुएशन एस्केलेट अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। सर, G20 की आपने बात की, आखिर में जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि डू यू सी इट एज अ डिप्लोमेटिक स्नब? भारत का कोई फेलियर आप इसको देखते हैं? अब खबरें तो यही है कि चीनी सदर जो है वो नहीं शिरकत करेंगे। सो हाउ डू यू लुक एट दिस? वो होस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर प्लेयर है चाइना, और अगर उनकी शिरकत नहीं होती तो फिर उस सूरत में क्या सिनेरियो है? हाँ जी, चीन के सदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन चीन के वजीर आजम जरूर जाएंगे। तो उन्होंने चीन ने जो अपनी पार्टिसिपेशन है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो एक लिहाज से स्नब तो है भारत को, क्योंकि भारत दोनों तरफ खेलना चाहता है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही। बल्कि यहाँ तक भी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई 2 हफ्ते पहले, उसने भी भारत की रिक्वेस्ट पे गो के प्रेसिडेंट शी ने एक पुल असाइड मीटिंग की, एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, लेकिन बाकायदा कोई मीटिंग हो सकी।
तो इस वजह से भारत, और फिर ये एक मैसेज G20 को भी है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के दरमियान भी ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी है, बल्कि काफ़ी कशीदगी है। तो उस हिसाब से चाइना अपने आप को अब रीपोजिशन कर रहा है, और फिर रशिया के प्रेसिडेंट भी नहीं जा रहे। चले, उनका ना आना तो समझ में आता है, वो कुछ और वजूहात हैं, क्योंकि वो ब्रिक्स की समिट में भी नहीं गए थे। लेकिन अब तो ये भी शायद सुनने में आ रहा है कि सदर बाइडन भी शायद ना जा सकें बिकॉज ऑफ कोविड। उनकी अहलिया को, फर्स्ट लेडी को कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो शायद वो भी ना आए। तो एक लिहाज से अगर ये 3 बड़े सरबराहान मुमलिकत नहीं आते तो ऑब्वियसली G20 का जो हवा एक लिहाज से भारत ने उस पर कोशिश की बिल्ड करने की, शायद वो, और फिर जो जॉइंट कम्युनिके है या दिल्ली डिक्लेरेशन G20 का, वो भी खतरे में है, क्योंकि रूस और चीन ने बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जिन पे ये कह दिया कि हम जो ट्रेडिशनल पोजीशन लेने के हक में नहीं है। खासतौर पे यूक्रेन में बहुत बड़े मसाइल हैं। तो अब देखना यही है कि किस तरह मामला आगे चलते हैं, और फिर जो G20 को कंडक्ट किस तरह किया जाता है। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल बासित साहब आपके वक्त के लिए। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, अफगानिस्तान, भारत, हमारे बहुत अहम पड़ोसी, उनसे जुड़े पाकिस्तान के जो कुछ मामला हैं उन पर हमने बात करने की कोशिश की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कैद से रिहाई और उसके बाद फिर से गिरफ्तारी तक का मामला। अभी उसको लेकर बहस चल ही रही थी कि अभी हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की इस सिलसिले के अंदर दरखास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। कुछ इस पर बात करेंगे कि ये जो मामला है ये क्या है। बहुत से तजियाकारों की इस वक्त एक राय ये भी सामने आ रही है कि जब तक मोनिस इलाही साहब कहीं वतन वापस तशरीफ नहीं लाते या 9 मई के वाक़यात से खुद को अलहदगी का वो नहीं करते, ऐलान नहीं करते, या कुछ इस तरह की कोई न्यूट्रल बात नहीं करते, तब तक परवेज़ इलाही साहब की मुश्किलात जो हैं वो शायद कम नहीं हो सकेंगी। एंड एट द सेम टाइम एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि इससे पहले तो ये इल्ज़ाम था कि PDM की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, अब तो PDM की हुकूमत नहीं है, अभी भी ये सारे मामलात और इसी तरह उस सिलसिले का जारी रहना ये क्या इंडिकेट करता है। एट द सेम टाइम जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजली के बिलों का जो मामला है वो आवाम के अंदर बहुत गुस्सा भी पाया जाता है, बहुत परेशानी भी है इस चीज़ को लेकर। लेकिन वफाकी वज़रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर फिर से आवाम को एक तरह का साफ जवाब ही दे दिया गया कि जी चोरी जो होती है बिजली की वो घरेलू सार्फिन करते हैं, जब तक उसको नहीं रोकेंगे तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। तो क्या अब इस बात से ये बात अखज़ कर ली जाए उनकी स्टेटमेंट से कि IMF की तरफ से एक मरतबा फिर से साफ इनकार और साफ जवाब मिल गया है हुकूमत पाकिस्तान को। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तारी का मामला हुआ, इसको कैसे देखते हैं? तौहीन अदालत के लिए केस भी आई थिंक प्रॉब्ली जो दरखास्त है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। देखें जी, परवेज़ इलाही साहब अब बाज़ दफ़ा तो ये महसूस होता है कि वो किसी डील के तहत इन तमाम चीज़ों के जो है वो हिस्सा बने हुए हैं, जिसके अंदर उनके जहन में शायद ये है कि इमरान खान साहब जब इस पार्टी से फारिग होंगे तो परवेज़ इलाही साहब चूँकि कुर्बानी, जुर्रत और इस तरह के बहुत सारे मामलात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सामने, जहां वो बकौल उनके चेयरमैन के पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, और ये बात है परवेज़ मुशर्रफ के दौर की, तो शायद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब उसको महसूस ही होता है कि उसको तैयार किया जा रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है कि वो मजलूमियत का एक जो है वो चादर अपने ऊपर लपेटे, वो मजलूम होने के साथ साथ सख्तियां झेलने वाला, और इस तरीके से जो है वो उसकी शख्सियत निकल कर इस तरीके से सामने आए। देखिए, जहां तक परवेज़ इलाही साहब की जाती शख्सियत का ताल्लुक है, खुद परवेज़ साहब हो या उनकी पार्टी हो, उन्होंने कभी जो है वो सऊबतें, कैद खाने बर्दाश्त नहीं किए। उनका बेटा जो है वो स्पेन के अंदर इस वक्त जो है वो पुरतायुश जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर भी जो है उनके हवाले से बहुत सी चीजें आ रही हैं। आज एंटी करप्शन का एक केस उनके सामने आया है। तो समझ से बाहर तजिया इसलिए हो जाता है कि जब आप ये महसूस करें कि जिस पार्टी ने कभी खुद कुर्बानी नहीं दी, जो 2002 में किंग्स पार्टी की हैसियत से परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जिसने जो है वो 40-40, 50-50 दिन के लिए वजारत उज़्मा कबूल की, जो पंजाब में 10-12 सीटों के साथ इस काबिल बन सकी कि उसने हुकूमत के अंदर अपना सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया, यानी कि वजारत आला ले ली। पार्टी यकीन ही डील्स के ऊपर करती है। जिस पार्टी ने, देखे ना, वो पार्टी कितनी अच्छी डील के अंदर होगी कि जो 300 जो है वो सीटों पे बनने वाला, या 280, 285, 290 सीटों पे बनने वाला वज़ीर आला जो है, उसमें उसका अपना पार्ट जो है वो 10% के करीब हो और वो वज़ारत आला ले ले। तो यानी आप ये समझते हैं कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, और आप ये भी समझते हैं कि मोनिस इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, ये भी एक नैरेटिव है जो कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। आप इससे इत्तेफाक नहीं करते?
देखिए जी, अगर बुजुर्ग वालिद के साथ इस तरह से जुल्म हो रहा है और वाकई जुल्म हो रहा है, तो फिर मोनिस इलाही साहब को वो जो पैसा है जिसके ऊपर कहा जाता है कि वो जहाज भर भर के लेके गए, मैं तो उसके हवाले से कोई मेरे पास शवाहिद नहीं है, लेकिन मैं तो आपको एक सुनी सुनाई बात एक कर रहा हूँ। तो उनको जो है ना वो कम से कम पुरतायुश जिंदगी छोड़कर आना चाहिए कि उनका वालिद जो है वो जून जुलाई की गर्मी के अंदर, अगस्त की गर्मी के अंदर, अब तो सितंबर आ गया, सितंबर को हमेशा से हम सितमगर भी कहते हैं, तो सितंबर की गर्मी के अंदर जेल, भारत जेल ही होता है जहां पे भी आपको रखा जाए। आपको अगर जेल वार्डन के कमरे के अंदर या जेल का जो आईजी है, जेल खाना जात का जो आईजी है, उसके किसी कमरे में भी रखा जाए तो फिर भी भारत जेल ही होता है। तो अगर वाकई उनके वालिद के साथ इतनी मुश्किलात हैं तो उनको यहाँ आना चाहिए, केसेस का सामना करना चाहिए, अपने वालिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जंग सफ़े अव्वल पे खड़े होकर लड़नी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि हमारी अशराफिया का भी दोहरा मयार है। हम दूसरों के लिए तो पसंद करते हैं कि जी फलां का बेटा पाकिस्तान क्यों नहीं आता, खुद ये खान साहब जो है हमें तकरीर सुनाया करते थे 2011 से लेके 13 से लेके 18 तक कि किस तरीके से जो है वो इनके बच्चे और इनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी, और ये सारे के सारे, ये से मुराद जो उस वक्त के सियासतदान थे, जो आज भी सियासतदान है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर के लिए कि इनके बच्चे जी बाहर बैठे हुए हैं, इनकी उन्होंने सारी दौलत बाहर पार की हुई है। तो अगर इन सब ने दौलत पार की हुई थी तो परवेज इलाही साहब ने खुद क्या किया है। चले मैं खान साहब के बच्चों को एक जो है वो NRO देता हूँ इस सारे मामले के अंदर कि खान साहब के बच्चे वहीं ब्रॉटअप हुआ, उनकी वालदा वहीं की रहने वाली थी। ठीक है, आप एक लम्हे के लिए जो है वो इसको ये सोच के, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त सोचते हैं, उस सोच को आप बिल्कुल प्रीवेल करें, लेकिन ये क्या तरीकेकार है कि आप हुकूमत से निकलें तो अगले उससे कुछ दिन पहले ही जब आपकी हुकूमत जाने वाली हो, आप जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर चले जाए और उसके बाद आपकी तस्वीरें हैं। तो बहरहाल मोनिस इलाही साहब को भी सोचना चाहिए। अच्छा, आज एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है कि जो परवेज इलाही साहब ने दिया कि जब उनसे पूछा कि आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं चले आते, तो उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी शुजात ने भेजा था, लेकिन सालिक को बहुत शौक था वजारत का और सालिक ने जो है वो तकसीम की। बुनियादी तौर पर इसके अंदर ना एक चीज और नजर आती है। परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात, इन दोनों का एक हमेशा से ताल्लुक रहा। खुद परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि चौधरी शुजात जो है वो मुझे वजारत आला के लिए तैयार करते थे और वो चाहते थे कि जी अगर कोई डील बने तो उसमें बेशक मुझे कुछ हाथ आए ना आए, लेकिन परवेज इलाही को, उनके कजन को कुछ ना कुछ हाथ में आ जाए। हकीकत असल में ये है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो जाहिर है कि माँ बाप के ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन क्या हम ये भूल जाएंगे कि मोनिस इलाही साहब यहाँ पंजाब में जो परवेज इलाही साहब के फ्रंटमैन बने हुए थे, जो सारी चीजें उनके मतलब एक डिफेक्टो किस्म के वजियाला बने हुए थे, कौन कौन सी चीज है कि कहाँ कहाँ पे डील का नाम लिया जाए। जाहिर है कि पेपर सामने हो तो बंदा बहुत आसानी से बात कर सकता है, लेकिन मुल्क से बाहर बैठना ये साबित करता है, ये जो है वो इस बात की दलील बनता है कि कोई ना कोई दाल में कुछ काला जरूर है। चौधरी शुजात साहब की भी एक बड़ी पुरस्कार किस्म की खामोशी है सारे मामले को लेकर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ इस पर भी बात करेंगे कि जो आपने कहा कि सितंबर को सितमगर कहा जाता है, क्या अवाम के लिए सितंबर की सितमगरी में कोई रिलीफ, कोई कमी हमें उसकी तवक्को रखनी चाहिए कि नहीं? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले फवाद अहमद साहब से हमने राय ली परवेज इलाही साहब वाले मामले पर। शौकत पराचा साहब भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी, पहले रिहाई, फिर उसके बाद फौरन से गिरफ्तारी, इस माजरे को, मामले को कैसे देखते हैं? फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि परवेज इलाही साहब की सियासत जो है उसमें ऐसा पैटर्न नहीं है कि वो खाली कुर्बानी दे रहे हैं, इसके अंदर दाल के अंदर कुछ काला, कोई ना कोई मामला जरूर होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि परवेज इलाही पता नहीं किस मुंह से अब कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। परवेज इलाही की अपनी स्पीकरशिप में इनके अपने डिप्टी स्पीकर को इनकी इनकरेजमेंट से मारा पीटा गया, खुद ऐवान के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज तक परवेज इलाही ने ना उसकी जिम्मेदारी कबूल की, ना परवेज इलाही ने दोस्त मोहम्मद मदारी को उसके जो बाल खींचे गए थे, पूरी दुनिया देख रही थी, उसके बारे में कभी इन्होंने ना उस चीज की मजम्मत की। तो आज परवेज इलाही अगर चाहे कि इस मुल्क के जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो आइन कानून की बात करते हैं, वो उनके लिए कुछ कहें तो बड़ा अजीब सा लगता है। नंबर 2, जो दाल में काला हो या ना हो, लेकिन परवेज इलाही एक पोजीशन ले चुके हैं और लाहौर में उनको जिस दिन रिहाई मिली थी तो उसने कहा था मैं 4 महीने से बगैर किसी वजह के तो अंदर नहीं हूँ, मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। अब पीटीआई के साथ खड़ा होने का मतलब है कि फिर आप जो 9 मई के वाकयात थे, आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं, आप उनकी मजम्मत नहीं कर रहे। जिसने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, कम अज कम उसके हवाले से जो सूरत हाल सामने आई, किसी ने पीटीआई छोड़ी, किसी ने उस वाक़े के बाद सबक हासिल किया। परवेज इलाही वो आदमी है जो समझता है कि 9 मई का वाक़या जो है उस पे
परवेज इलाही एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर चुप रहता है तो चुप तो हाँ में समझी जाएगी। लिहाजा परवेज इलाही वाला मामला इतना सादा नहीं है। हाँ। दाल में काला हो ना हो, लेकिन परवेज इलाही के बारे में ये भी इम्प्रेशन है कि वो इस ताक में है कि जब पीटीआई चेयरमैन को कुछ होगा, नाअहल हो जाएंगे या उन पर पाबंदी अगर लग गई तो परवेज इलाही जो है वो पार्टी टेक ओवर करेंगे। फवाद साहब की भी यही राय थी इस मामले के ऊपर। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के लिए जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जो उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई है इस इशू के ऊपर, उसका कोई फायदा, कोई रिलीफ आपको लगता है कि चौधरी साहब को भी मिल सकता है? देखें, एक कानूनी अमल है, उस पर तो मैं अभी राय नहीं दे सकता कि जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है उसका क्या होगा। जिस जज ने लाहौर में ये बुलाया था सबको, वो कहा था कि पुलिस जाके उसके घर छोड़ के आए, तो वो जज साहब का भी तबादला हो गया। वो मुल्तान को लुक आफ्टर करने लग गए उस दिन के बाद। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने 14 के 16 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, वो किधर गया? मई भी गुजर गया, फिर जून भी गुजर गया, फिर जुलाई भी गुजरा, फिर अगस्त भी गुजरा, अब सितंबर भी इसी तरह गुजर जाएगा। तो लिहाजा ये नोटिस तो आते रहेंगे, नोटिस आ गया है। अब अगर आगे क्या होगा मैं इस बारे में हम प्री जज नहीं कर सकते, लेकिन माजी की जो बातें हैं जो हमारे सामने रही हैं हम तो उस पे तबसरा कर सकते हैं, उस पे बात कर सकते हैं। परवेज इलाही के बारे में जो असल चार्ज है, जो मोनस इलाही पैसों का जहाज लेके भागा है, कम अज कम उसका ये जवाब दें। दूसरी बात ये है कि जो लाहौर को एक्सटेंड किया, लाहौर की बाउंड्रीज को, जो चार्ज यहाँ पे पता चलता है इस्लामाबाद में कि उसमें जो है एलिजेडली मुबैना तौर पर, ज़ाहिर है मेरे पास कोई एविडेंस तो है नहीं, मुबैना तौर पर उसमें खासा माल बनाया गया है। बिल्कुल सर, ये जो जहाज भर के मोनस इलाही चले गए हैं और आराम से वहां पे बैठे हैं, जबकि वालिद साहब यहाँ पे किस सूरत हाल के अंदर जो उनकी तरफ से एक क्लेम किया जा रहा है उससे भी इंडिकेट होता है वही सारा मामला जो आप दोनों ने जिसकी तरफ इशारा किया। थोड़ा सा सर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फवाद अगर पहले आप इस पर राय दे दीजिएगा। एक तवक्को थी, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, क्योंकि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2-3 जगह पर कहा कि शायद हम कुछ अरसे में अवाम को इस हवाले से कोई खबर देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या जो आज गुफ्तगू की गई है बिजली के बिलों के ऊपर, और ये कहा गया है कि चोरी जब तक नहीं रुकेगी, रिलीफ नहीं मिलेगा, घरेलू सारिफीन के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है इस सारे मसले की, तो क्या कोई साफ सा जवाब मिल गया है IMF की तरफ से? देखें यशवीन, ये गैर मुतवक्का नहीं था। आप IMF के साथ भी जब चक्करबाजी करेंगे, आप उनके साथ तय करके कुछ और आएंगे और यहाँ पर उनको फिगर्स कुछ और पेश करेंगे, उनको जो है वो माशी मामलात में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे इदारे को माशी मामलात में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर को चलाता है, दुनिया भर के माशी मामलात और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं जो माली बहरान का शिकार होते हैं उनको फाइनेंसिंग करता है, उनको चलाता है। जब आप उसको मुस्तकिल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, आप उसके साथ वादा कुछ और करेंगे, फिर अपने सियासी मकासद और मफाद के लिए ऐलान कुछ और करेंगे, आप उनसे उधर वादा करेंगे कि मैं फलां चीज़ के ऊपर टैक्स लगाऊंगा, मैं अपने नुकसान को ऐसे पूरा करूंगा, और ये सब करने के नतीजे में आपके जो पैसे लिए हैं इसकी किस्त आपको वापस कर सकूंगा, या अपने मुल्क के अंदर मैं कम से कम इस हद तक जिंदा रह सकूंगा कि अपने वसाइल की बुनियाद पर मैं मामलात को चला सकूं। जब आप धोखेबाजी करेंगे, आप रातों रात पेट्रोल की कीमत जब उन्होंने उनसे आप वादा करेंगे कि हमने बढ़ानी है और उधर आप सियासी मफाद के लिए कम कर देंगे, तो फिर उसका नतीजा यही निकलना है। जब असम्बली के फ्लोर पे सिर्फ ये जो है वो तहरीक इंसाफ की बात नहीं हो रही, जब असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो है वो ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने पे आने वाला रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना खड़े होकर कहें कि हम ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, और आप वादे कुछ और करके आए कि हम अपने टैक्स नेट को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि जिन जगहों से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, टैक्स रिकवरी नहीं होती, तो फिर ये सारी बातें होंगी। फिर अगर एतमाद कहीं पर बहाल होने की कोशिश की तरफ गामजन होगा तो वो भी खत्म होगा, क्योंकि आप सियासी तौर पर बयानात ऐसे देते हैं। देखिए बदकिस्मती ये है कि इस बिल के अंदर जहां बहुत से मामलात हैं, लोग सवाल करते हैं कि फ्यूल सरचार्ज का मामला क्या है, सारी चीजों को अगर आप एक तरफ छोड़ दें तो सबसे बड़ा अफसोसनाक मामला ये है कि जो बिजली की चोरी किसी और ने की, जो किसी और ने बिजली का कुंडा डाला, जो किसी और ने 2000 रुपए, सबको भुगतना है, उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। बुनियादी तौर पर मसला ये है। फिर आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जिसकी वजह से बिजली के बिलों के अंदर और इजाफा हो गया। तो आप अगर ये तवक्का रखें कि आप IMF के पास जाएंगे कि जी हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है, और उस रिलीफ के अंदर जो है वो टारगेटेड आप मामला नहीं करेंगे, उसके अंदर जो है वो सारा
मामलात आ जाएंगे तो फिर IMF सवाल ये करेगा बिल्कुल। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बिजली के बिल के अंदर भी डाल देना सिर्फ इसलिए कि आसान है कलेक्शन के लिए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप इस तरह की चीजों में जो टैक्सेस ऑलरेडी इतने ज्यादा लग रहे हैं आप उनको और बढ़ाते चले जाते हैं। पर अच्छा साहब, अभी मोहम्मद अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 590 अरब की बिजली जो है वो इस मुल्क में चोरी होती है। कैपेसिटी पेमेंट्स भी उन्होंने कहा कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जा सकती। तो वो जो अवाम मुंतजर बैठे थे उनके लिए फिर सर वही जवाब है जो निगरान वज़ीर आज़म ने भी 1-2 रोज पहले दिया कि बिल तो देना पड़ेगा, शायद कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, निगरान हुकूमत के पास ना तो कोई इख्तियार है और ना उनके पास पैसे हैं। मसलन IMF वो ये नहीं कहता कि आप रिलीफ दें या ना दें। IMF का सिर्फ एक सवाल होता है कि जो आप पैसा कहीं से निकाल रहे हैं, जो आपने एलोकेशन बताई हैं या स्पेंडिंग शो की हैं या इनकम शो की हैं, उस बैलेंस शीट में अगर आप बिजली के लिए फॉर एग्जांपल आप 30 अरब रुपए निकाल रहे हैं फॉर द रिलीफ ऑफ कंज्यूमर्स, तो IMF खाली ये पूछता है कि ये 30 अरब रुपए आप कहां से निकाल कर। सर आपको इंटरप्ट करी हूं, यही जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि 6 अरब की हमें मालियाती गुंजाइश चाहिए होगी ये रिलीफ जो है फंड करने के लिए। IMF ने अपनी प्रोजेक्शन दी और कहा कि नहीं 15 अरब की मालियाती गुंजाइश चाहिए होगी। अब बहुत सारे कहने वाले ये कहते हैं कि 12 अरब की मुफ्त बिजली सरकारी मुलाजमीन को जो दी जाती है, जो हमेशा से फायदा हासिल कर रहे हैं, इस दफा उसको डाइवर्ट कर दीजिए गरीब आवाम की तरफ। ऑप्शन तो है सर। देखे ना, ये तो आपकी तजवीज है जिसे सराहा जाना चाहिए कि कर दें, अगर करे तो। मैं आपको IMF का फार्मूला बता रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। मसलन 600 अरब रुपया ब्यूरोक्रेसी पे स्पेंड होता है जो बजट में दिखाया गया, फिर मुफ्त फ्यूल मिलता है, इनके मेडिकल के बिल इतने बड़े बड़े बिल होते हैं, वो उधर से कटौती की जाए। ये तो अब हम तजावीज दे रहे हैं, मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा था कि IMF क्या चाहता है। वो ये नहीं कहता कि आप रिलीफ दें ना दें। IMF की सिंपल कंटेंशन होती है कि जो पैसा आप एक साइड से निकाल रहे हैं वो आपके पास कैसे आएगा। ये जो आपने अभी बात की 13 अरब रुपए की बिजली जो मुफ्त मिलती है वापदा मुलाजमीन को, या तो गवर्नमेंट कर दे ना, आज गवर्नमेंट कह दे कि हाँ कल से वापदा मुलाजमीन जो हैं उनके बिल आएंगे और बाकायदा उनको बिल पे करने चाहेंगे, करना पड़ेंगे। फिर जिन मिनिस्टर्स की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मतलब ये बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ ही कर दिया आज। और भाई ये बात सबको पता है कि आप बता रहे हैं सखर में, पेशावर में, दूसरी जो डिस्कोज हैं उनकी बिजली चोरी होती है। ये तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर का पता है हमें। आप आज बैठकर किसी एसओ ने जो वाटर मिनिस्ट्री वाले ने बनाया या वापदा हाउस वाले किसी एक AD ने जो बनाया पेपर, आपने आकर पढ़ दिया। मैं हैरान हूँ, क्या इन दोनों मिनिस्टर को ये बात पता नहीं है जो आज हमें बता रहे हैं? और प्लस इनको कब से ये पता था इस बात का? इनको भी 20-20 साल पहले से पता है, जब से ये सर्कुलर डेट्स का मामला शुरू हुआ है। लेकिन ये है कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास अख्तियार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। वो कहाँ से पैसे निकाल कर इस मद में डालें कि कम से कम जो 6 अरब का जो आप बता रही हैं या 15 अरब का IMF बता रहा है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पर जरूर बात करती, लेकिन आपने शायद प्रॉब्ली सम अप कर दिया सारी सूरत हाल को कि आमदनी 54 है और खर्चा रुपया है, वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक ये मामला और इस बहरान से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब आपके वक्त के लिए। शौकत कराचा साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।